I am doing out of sleep. Yes, sir. Yes, sir. Once a minute, ये अचानक से लाइट डिम क्यों हो रही है? तो भाई कुछ पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है आपका? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? ये ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। Yes, पढ़ sir. रहे हैं। क्या पढ़ाई चल रही है? क्या अभी फिजिक्स की क्लास कौन आशु सर ले रहे थे या हो ही नहीं रही थी? क्या चल रहा था आपका? हो रही थी, आशु सर ले रहे अच्छा, थे। वो पोर्शन कि वो कंप्लीट हो गया? सर आपकी वॉइस कट गई थी। अच्छा, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्या मैं नॉट क्लियर? नहीं सर, उस टाइम कट गई थी। अच्छा ठीक, मैं कह रहा हूँ क्या आशु सर मतलब दूसरे सर क्या पढ़ा रहे थे? मतलब इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे या फिर नहीं सर, वो अपना वो करवा रहे अच्छा थे। वेव ऑप्टिक्स। यस सर। वेव ऑप्टिक्स, ओके ठीक है। रे ऑप्टिक्स तो पूरा हो गया ना आप लोगों का? यस सर। ओके ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया है उसको याद है या भूल गए? क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? और भी डिस्कस इन लास्ट क्लास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके, डिस्कस। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने के बाद मैंने आपको कुछ काम भी दिया था कि Yes, sir. कुछ चीजें Cross करके। product and dot product. ठीक है, Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा एक मिनट जस्ट वेट करिए, मैं सामने वाली लाइट ऑन करूँ ताकि थोड़ा लाइट हो जाए। एक मिनट जस्ट कुछ प्रकाश डाल के आता हूँ। ओके, क्या बात है पार्टिसिपेंट्स? कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेते हैं? पिछले बार तो 35 तक होते थे, 12 है। लिंक भी सही है कि नहीं? क्लास की लिंक सही है? यस सर। अच्छा ओके। ओके तो चलिए स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। आप लोग लेट क्यों आते? 6:05 हो गए सर। आजकल स्कूल लग गए हैं। अच्छा, स्कूल शुरू हो गया क्या आपका? यस सर, फिर टूर्नामेंट्स की तैयारी वगैरह भी तब शायद बच्चे ओके, एट व्हाट टाइम योर स्कूल इज देयर? किस वक्त स्कूल होता है? सर 3 o'clock तक। 3 o'clock तक स्कूल होता है। 3 से 6 No, तो sir. मतलब सर 1 बजे तक होता है अभी तो स्कूल। मतलब मैक्सिमम 2 बजे तक होता होगा मेरे हिसाब से स्कूल। अलग अलग स्कूल कोई 1 तक होता है, कोई 2 तक होता है। खैर जो भी है, 3 o'clock तक होता है। ओके इट्स ओके। लेकिन आप स्कूल है वॉट एवर इट इज, लेकिन टूर्नामेंट क्या? टूर्नामेंट पूरे पूरे हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स का टूर्नामेंट शुरू हो गया है क्या? सर पहले जोनल लेवल पे होते हैं स्कूल्स में, अच्छा फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर स्टेट पे होते हैं। अच्छा, Yes, कौन sir, किस चीज का टूर्नामेंट हो रहा है? सर सभी के होते हैं, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, गेम्स सारे। वगैरह सभी अच्छा तो यार लेकिन मुझे मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इस स्टेज पे अगर आप अपना टाइम इन चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कंपटीशन में तो कैसे कर पाएंगे आप? अलग अलग स्टेज होते हैं ना स्कूल, मतलब आपको तो आप इस स्टेज में तो आपका कंपटीशन एक बहुत बड़ा आपका वेट कर रहा है। और अगर इस टाइम पे आप अगर इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे, कैजुअली लेंगे और बाकी चीजों में टाइम इन्वेस्ट, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्त की जरूरत होती है ना। मैं कह रहा हूँ हमेशा आप अपनी एनर्जी को एक ही जगह नहीं देते हो ना। कभी जरूरत होती है इस चीज में तो वहां एनर्जी देते हो, कभी इधर जरूरत होती है कभी वहां देते हो। आई एम गेटिंग माई पॉइंट्स नॉट? तो मुझे तो नहीं लगता यार कि जब इंसान जेई की या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उस समय उसको किसी और जगह पे एनर्जी देनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर आप देखेंगे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पूरे इंडिया से, तो वो तो 100% डेडिकेटेड होकर इसी चीज के लिए दे रहे हैं। और आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर, तो आप थोड़ी सी इस चीज को ध्यान दीजिए। ओके चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। तो जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, क्या sir. सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस Yes. सर। ओके ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा अब ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने, आज मैं गॉस लॉ खत्म करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा के गॉस लॉ ओवर होगा। बहुत अटेंटिवली लेक्चर को अटेंड करिएगा, 1 घंटे में इंशाल्लाह पूरा गॉस लॉ खत्म कर देंगे। तो अब जल्दी मुझे बताया कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था। तो हमने डिस्कस किया था फ्लक्स जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर होता है। उससे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट को मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बताया था, लेकिन आपको ओवरव्यू दे दिया था कि ए डॉट बी क्या होता है,
और हमने आपको उस वक्त बोला था कि आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देख के आइएगा। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद मैंने एरिया वेक्टर डिस्कस किया था। हमने कहा था भाई एरिया तो एक स्केलर होता है, लेकिन एरिया वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो उस एरिया का ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब किस तरह से वो एरिया रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया, आप इसको कैसे भी रखिए, इसका एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग इसका पोजीशन है। तो एरिया वेक्टर आपने डिफाइन किया था एक वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया ऑफ द प्लेन था। ठीक है, एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने देखा था कि अगर कोई स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल है या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया वेक्टर तो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर कोई कर्व्ड सरफेस हो गया, जैसे स्फीयर हो गया, तो हर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? क्या भाई, एरिया वेक्टर का होता है परपेंडिकुलर सरफेस। तो अगर आप कोई कर्व्ड सरफेस ले लेंगे तो हर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो तो अलग हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट। तो जहां पे कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती, क्या वहां पे हम स्मॉल पॉइंट दे देते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब मैंने आपको एक बात कहा था कि अगर आपके पास कॉर्नर्स दिए हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो ट्रायंगल हो, तो कैसे इसके एरिया वेक्टर निकालते हैं, कोई देख के आया क्या? अच्छा, आप लोग एक चीज बताया यार, आप लोग जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर ज्वाइनिंग एट 6:10। बेटा अगर आप ऐसे क्लास को ज्वाइन करेंगे इतना लेट तो कैसे काम चलेगा? मतलब आप तो ऑलरेडी पहले से ही आउट ऑफ रेस हो रहे हैं। अपने शेड्यूल को मैनेज करिए और आप जेई की कंपटीशन में बैठे जिसमें पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आपके पास बहुत बहुत बड़ा कुछ करने का मौका होगा। मेरी बात समझ रहे क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस अगर आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया जहां पे बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है, वहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप अभी नहीं कर पा रहे अपने स्कूल में। तो अभी आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरह से मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊं, किस तरह से मैं एक बहुत इंडिया के टॉप लेवल कॉलेज में पहुंच जाऊं। वहां पहुंचने के बाद आपको जो करना है वो करिएगा। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छे टॉप इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना है। भाई कितने लोग का ये इरादा है? पहले ईमानदारी से मुझे हैंड रेज करके बताया कि कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि मैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचूं। कितने लोग चाहते हैं भाई? सब चाहते तो सभी होंगे ना एटलीस्ट। अरे चाहत तो सभी की होगी, कौन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? यस सर, हम कर पाएंगे। 5 ही लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो। यार अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो मेरा कितना मोटिवेशन हो जाएगा। बस 5 लोग एटलीस्ट यार, इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जेई की स्टूडेंट हो तो सभी को तो एटलीस्ट ये तो ख्वाहिश होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी कोर्स में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ या वॉट एवर, कॉलेज तो टॉप होना चाहिए इंडिया का। यस सर। बाकी लोग नहीं जाना चाहते क्या भाई? क्या हाल है बाकी क्लास ही नहीं लगा रहे होंगे शायद। अच्छा, इस बाकी लोग कहाँ पे क्लास नहीं लगा रहे होंगे। चलिए खैर, जो रिस्पांस नहीं दे रहा हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो उनके लिए बैठे हैं जो रिस्पांस देंगे। ठीक है, चलिए हैंड ओवर कर लीजिए। तो बेटा ये आपने देखा क्या कि अगर आपको कॉर्नर्स दिए हुए हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, तो कैसे उसका एरिया वेक्टर पता करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था आपने? यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैं बढ़ाने नहीं जा रहा हूं और मैं अज्यूम करता हूं कि आप ये देख के आए होंगे कि अगर आपके किसी कोऑर्डिनेटर को वेक्टर कोऑर्डिनेटर के साइड दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक हिंट दे दूं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, अच्छा उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिस्कस कर लिया था क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिस्कस हो गया था। यस सर, डेफिनेशन करनी थी आज। डेफिनेशन पढ़ लिया था एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, जिसको हम ई डॉट ए से डिफाइन करते हैं। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। सर हमने मैथमेटिकली की थी ना इसकी डेफिनेशन। अब हम इसमें ये जो मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब जरा देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो मैंने एक मैथमेटिकल डिफिनेशन आपको बता दिया था। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। और थीटा जो लेंगे एंगल बिटवीन द एरिया। अच्छा, तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन प्रॉब्लम और आप मुझे इसका आंसर बताइए कि फॉर एग्जांपल आई हैव बीन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई बेटा, वो दे रखा है 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, और आपसे कह रहा है कि एक स्क्वायर है
of side 10 centimeter placed along YZ plane। तो इस प्लेन से स्क्वायर से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर प्लेन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम। जरा जल्दी से बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ओके, टेल मी फास्ट। क्या आप स्क्वायर का यू नो हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पता करते हैं? ई डॉट है। ई मतलब ई डॉट है बेसिकली। ई डॉट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, जल्दी से बताएं उस मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस। EA cos theta। तो आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? अब मैंने आपको स्क्वायर का साइड भी दे रखा है, 10 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दे रखा है। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कितना बेटा? हाँ कितना? 2 into 10 raised to power -1। -1 2 into 10 power -1। ओके मानसी, आपका क्या आंसर आ रहा है? राधिका, अविनाश, जो लोग भी प्रेजेंट हैं, बहुत से लोग स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। यार इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो भाई? आप तो शुरू में ही लेट हो जा रहे हैं, कैसे समझ में आएगा आपको? हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इसका? अगर आप इसको देखेंगे, व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 2 into 10 power -1 शुभम का आ रहा है। ओके, और किसका आ रहा है? सिमरन का 2 into 10 power -1। ओके, तो अगर आप इसको देखिए बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई किसके अक्रॉस? आई कैप, मतलब इधर आ गया एक्स के अलॉन्ग, और ये रहा वाई, ये रहा जेड। तो आपको जो स्क्वायर लूप रखा है वो वाई जेड के अलॉन्ग रखा है। तो स्क्वायर का एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया क्या होगा? 10 into 10, इट मींस 100। और एरिया वेक्टर किधर होगा? अगर वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा? एक्स के अलॉन्ग होगा क्या? यस। बोले तो इसको आई कैप ले सकता हूं, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 power -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मुझे मिल गया एरिया वेक्टर, जिसको मैं सकता हूं 10 power -2 मीटर स्क्वायर आई कैप। और एरिया वेक्टर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा 20 आई कैप। तो बहुत सिंपल है दोनों। थीटा क्या हो गया? व्हाट इज अ थीटा? अगर मैं फ्लक्स निकालूं ई डॉट ए, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया मेरे पास? थीटा हो गया 90 डिग्री, 0 डिग्री बेटा, दोनों एक ही ना होंगे ना। 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया। cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, आप जब डॉट प्रोडक्ट करते ये भी आई को आई से सिंपल मल्टीप्लाई करते, तो 20 into 10 power -2 यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसको आप ले सकते हैं 2 into 10 power -1 या फिर 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Yes, ये sir। आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर। ठीक है, यस सर। चलिए, आई होप आप सबको ये समझ में आएगा कैसे निकालते हैं। यस। यस सर। ठीक है, चलिए, अगर इसको नोट कर लिया, जल्दी से आप डायग्राम बना ले। इसी तरह जो एरिया दिया उसका एरिया वेक्टर निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़े क्या बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए, आपके स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। जरा टेल मी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कह रहा है द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया दिस पैरेलल टू द वाई जेड। जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड दे रखा है, तो कह रहा है कितना फ्लक्स होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू दिस, कितना फ्लक्स होगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ। बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको एरिया वेक्टर से, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको एरिया वेक्टर से। अब आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी 4 into 10 power 3। जल्दी सॉल्व करिए और आंसर फिगर बनाइए जरा।
क्या होगा इस फ्लक्स, इस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा? ओके, आई एम गेटिंग माय आंसर। वन, शुभम का आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻3, मतलब आप शुभम 1600 भी बोल सकते हैं आप इसको, 1600। यस सर। ठीक है, अच्छा, और लोगों का देखते हैं। यूनिट का ख्याल रखना भाई, यूनिट कभी कभी सेंटीमीटर में दिया रहता है, कभी मीटर में दिया रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखी है 2/3, 2/5, 3/5, आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन गिवन। तो ई नॉट की वैल्यू आप बाद में रख दीजिएगा, एरिया वेक्टर निकाल लीजिए। कह रहे हैं पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, अगर कोई एरिया वाई जेड प्लेन में है तो मुझे बता सकते हैं कि उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एक्स अगर के लो। वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके अलावा होगा। ओके, राधिका कह रहा है 640 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 640। ओके, एरिया वेक्टर किधर दिया होगा? एक्स के अलावा। शुभम और राधिका दो ही लोग हैं जो बता रहे हैं। किसके अलावा बेटा? अगर वाई जेड प्लेन में रख दिया एक्स के आपने, अलावा और भाई और लोग और स्टूडेंट्स प्लीज बताइए क्या होगा अगर ये एक्स और वाई जेड के लॉन्ग रखेंगे प्लेन में। इफ द एरिया वेक्टर इज ये एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा, तो अगर आपने प्लेन को वाई जेड में रख दिया तो वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स एक्स। इट मींस मेरा आई कैप हो जाएगा। एग्जैक्टली, अंजना का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओके, तो आपके पास आंसर होगा 0.4 आई कैप मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, तो फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, द फ्लक्स विल बी इक्वल टू, आप क्या करेंगे 2/5 ई नॉट इंटू 0.4 कर देंगे प्लस 0। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर में जे कैप है ही नहीं। ओके मानसी, देख रहा हूँ 640, तो 0 हो जाएगा क्या? क्योंकि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर जो वाई जेड के होंगे तो आई कैप होगा, आपका उसमें जे कैप है ही नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2/5, इट मींस 2 इंटू 0.4 अपॉन 5। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻3। मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये आएगा कितना? 5 से अगर कैंसिल करोगे तो 0.8 टाइम्स हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट 0.8 इंटू 0.8 इंटू 10⁻3, आई एम गेटिंग 0.64 इंटू 10⁻3 एग्जैक्टली। वेरी गुड। तो आपका पास है 640 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। 640 कितने लोगों का 640 आ रहा है? ओके, लेट मी चेक। 1 2 3 4, 4 लोगों का 640 आ रहा है। यस राधिका, वेरी गुड। तो 640 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो होगा इसका करेक्ट आंसर 640। ठीक है, अब चलिए फ्लक्स का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्लक्स। अब देखिए, आर यू रेडी? चलें अगली स्लाइड पे चल सकते क्या बेटा? आपने इसको नोट कर लिया? यस सर, यस सभी सर, लोगों ने नोट किया क्या भाई? और लोग बताओ, ऑल ऑफ यस यू सर। चल नोट इट डाउन। यस कर लिया। यस सर। ठीक है, देखिए, तो अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा आपको विजिबल तो होती नहीं है, लेकिन आप उसको इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी रीजन, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। और आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करते विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होते हैं वहां पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होते हैं वहां पे फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। ये सारी बातें आपने पढ़ी थी क्या? यस सर, पढ़ी ठीक है, थी। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिन करिए कि आपने कहीं पे कुछ चार्ज सिस्टम रख रखा है, उस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, और आपने इमेजिन किया इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे आपने कोई एक एरिया रख दिया, तो इस एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे? क्या करेंगे बेटा? क्रॉस। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया, क्रॉस का मतलब इस पार से निकल के उस पार चले जाए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप बोल सकते हैं बेसिकली फ्लक्स की डिफिनेशन क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग समझ सकते हैं, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया, उससे पास होना चाहिए, मतलब एस इज पास क्रॉसिंग एनी एरिया। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया हमने? मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया? डॉट प्रोडक्ट से। हाँ भाई, समझना है क्या मेरी बात? आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। और इसको समझते कैसे? जैसे हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग एनी एरिया। आ रही बात समझ में क्या बेटा? सर रिपीट Yes, sir. कर दो। देखिए, मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगे, दे आर गोइंग टू क्रॉस। तो कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं? एक रिप्रेजेंटेशन, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतने ज्यादा फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप इस सिचुएशन को समझिए और बताइए।
फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि मेरे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स गई। सब लोग देख पा रहे क्या मुझे? ये Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड लाइंस है ना, बहुत Yes, सारे sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे के। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, मान लो ये मेरा एरिया वेक्टर है, मोबाइल एरिया वेक्टर, इसको ऐसे रख दिया। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगे? एक भी क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या? इस पार से निकल के उस पार चला जाए। अगर मैंने इसको यूं रख दिया ऐसे, तो हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस एरिया, मतलब इस पार से उस पार निकल रहे? कितने फील्ड Zero. लाइंस? जीरो, एक भी Zero. नहीं। अच्छा, Yes, इसका sir. मतलब मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्स क्या होगा? जीरो। Yes, sir. ठीक है, Yes, एक sir. मिनट जरा मुझे पेन उठाने दीजिए। फ्लक्स क्या मैथमेटिकली कैसे समझेंगे इसको? अगर एरिया ऐसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, Yes, sir. और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में कितना एंगल है? व्हाट इज एंगल? 90. 90। और cos 90 क्या होता है? Zero. cos 0। इसका मतलब मैथमेटिकली भी फ्लक्स क्या आ गया? जीरो आ गया। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे लेफ्ट से राइट पे गई, ऐसे गई, फॉर एग्जांपल दे आर मूविंग लाइक दिस, इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह गई है ऐसे, फॉर एग्जांपल। अब हमने एरिया को ऐसे रख दिया, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर जा रही है क्या? बताइए, टेल मी। No, sir. अरे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ना कुछ तो इसको क्रॉस, इस पार से कर क्रॉस कर इस पार निकलेंगे ना। अच्छा, तो yes, अगर sir. आपने जब इसको ऐसे रखा था, तो हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग इट? जीरो। और आपने ऐसे रख दिया तो कितने फील्ड लाइंस कर रहे क्रॉस? सबसे ज्यादा। तो आप ये बताइए, अगर मैं पूछूं कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कब क्रॉस करेंगे? ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3। सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस किस केस में क्रॉस करेंगे? पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। जल्दी बताइए किसमें? Position 1. पोजीशन 1 में। तो पोजीशन 1 में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पोजीशन 2 पे सब जीरो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, और पोजीशन 3 में कुछ बीच का दरमियानी होगा, कुछ क्रॉस करे कुछ क्रॉस नहीं करे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोल दें, यू कैन इमेजिन फ्रॉम हियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, और आपने किसी प्लेन को, आपने एक प्लेन को ऐसे रख दिया, एक प्लेन को आपने ऐसे रख दिया, और एक प्लेन को थोड़ा टेढ़े पे रख दिया। सो इसमें क्या होगा? इसमें फ्लक्स जीरो हो जाएगा बेटा, Yes, sir. और इसमें फिर फ्लक्स क्या होगा? maximum हो मैक्सिमम, जाएगा. Maximum हो Yes, जाएगा. sir. और इसमें minimum. और इसमें कहीं पे इन बिटवीन होगा। Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ गए क्या इस चीज को? Yes, sir. चलिए इस चीज को नोट करिएगा। फ्लक्स जितने ज्यादा फ्लक्स क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स होगा। मैथमेटिकली भी इसको आप निकाल सकते हैं। ओके, Yes, जल्दी नोट sir. करिएगा जरा इसको। इट मींस अगर थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या? मैक्स थीटा हो गया 90, तो कॉस फ्लक्स क्या हो गया? 0। और अगर Zero. थीटा हो गया 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम। Maximum. Maximum. व्हाई इज मैक्सिमम? ओके, नोट कर लिया क्या इस चीज को? Yes, sir. ओके ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल ये जेई का एक और प्रॉब्लम था, मैं आपको इसको बाद में कराऊंगा। बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि गॉस लॉ भी आज हम निपटा ही देंगे पूरा, बहुत ध्यान। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्फीयर रख दें, स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इंटर होंगे, इधर से पार होंगे। ओके ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर हुए उतने ही बाहर जा रहे हैं क्या? Yes, तो sir. कहना इसे द टोटल इन फ्लक्स, और ये क्या हो गया? टोटल आउट फ्लक्स। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल, अगर आपने क्लोज सरफेस रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर होंगे उतने ही तो बाहर निकलेंगे बेटा। ओके, कैन आई से दिस? Yes, sir. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना इंटर हुआ उतना ही बाहर चला गया सरफेस से, क्लोज सरफेस से। तो आई Yes, कैन sir. से टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? Zero. टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, Zero. आई होप आपको, क्योंकि जितने, अच्छा अगर, लेकिन ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रख दे बेटा, तो
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रख दें तो जरूरी देखो, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप रखोगे तो एंट्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कुछ और एग्जिट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जो फाई इन हो और जो फाई जो फ्लक्स आउट हो वो दोनों इक्वल होंगे कि नॉन इक्वल होंगे? Yes, sir. नॉन इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि यूनिफॉर्म का Yes, मतलब sir. हो गया कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड पे है, अंदर होने पे, उतने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड पे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इनसाइड होने पे और आउट फ्लक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो आई कैन से द टोटल फ्लक्स जो होगा, द टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी नॉट जीरो। इस बात को समझ गए होंगे आई होप? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की और आउटसाइड के बराबर नहीं होगी। Yes, sir. यस नोट कर लिया तो जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए, बहुत ज्यादा नहीं है कुछ इसमें। Yes, sir. हो गया. अच्छा, अगर हम आपसे बोल दे कि एक मैंने एक स्क्वायर शीट लिया या रेक्टेंगुलर शीट, फॉर एग्जांपल ये पेज ले लिया मैंने, पेज, ये पेज ले लिया और इस पेज के कॉर्नर पे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज एट द कॉर्नर, पॉइंट चार्ज एट कॉर्नर। तो बताइए कि व्हाट इज द, ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इस एरिया से, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होती है तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पेज, थ्रू दिस पेज। एक पॉइंट चार्ज को मैंने, मतलब आप ये समझिए कि ये रहा मेरा पेज, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है और इससे चारों दिशाओं में पॉइंट चार्ज की से चारों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो गई हैं। तो कह रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पेज। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? So question repeat कर दो आप. मैं कह रहा हूँ कि आपने एक पेज के पॉइंट चार्ज, एक पेज के कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, और आप कह रहे हैं जब आपने एक पेज के कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज रख दिया तो पूछ रहे हैं कि वो चार्ज होगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। सर F upon Q into A। F upon Q into A, F upon Q into A। कैसे बेटा? आपने देखा फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, फ्लक्स को अगर आप फिजिकली समझोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, कितने फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। और वैसे अगर मतलब देखें तो मैथमेटिकली क्या होता है, F डॉट सॉरी E डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो क्या इस पूरे पेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी? भाई जैसे से आप दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज? KQ upon R स्क्वायर, KQ upon R स्क्वायर। यस, कुछ जवाब मिल रहा है क्या इसमें? देखो बेटा समझने की कोशिश करो, ये रहा पेज, यहाँ पे आपने चार्ज रखा, यस तो कितने फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहे होंगे? एक मिनट में इसको और छोटा कर दूं ताकि आपको दिख जाए। फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होगा, ये तो क्रॉस किया नहीं, ऐसे भी क्या होगा, क्रॉस किया नहीं, ऐसे भी क्या होगा, क्रॉस किया नहीं, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे जो पेज पे ऐसे पास हो रहे होंगे, हाँ जी, ऐसे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे जा रहे होंगे, कुछ बाहर आ रहे होंगे, कुछ चारों दिशाओं में फैल रहे होंगे। तो कितने फील्ड लाइंस है जो इस पेज को क्रॉस कर रहे हैं, इस पार से उस पार कर रहे हैं? कोई फील्ड लाइन है? यस, अंश समझ गया, अंश समझ गया, जीरो। क्या आएगा? जीरो, क्योंकि जब आपने यहाँ पे रखा है फील्ड लाइन तो नो फील्ड लाइन इज बेसिकली क्रॉसिंग इट, इसके थ्रू पास हो रहा है, बाकी तो बाहर चले गए, इधर 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 कहीं और चले गए ना इस तरफ। हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस? कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? Zero. Exactly, very good. क्यों? क्योंकि there is no field lines crossing this area. So what will be your answer? Flux क्या हो जाएगा? Flux will be zero because no field line cross this area. कोई फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही। घड़ी का लोना है कि कल यहाँ पे आपने जब चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग लाइक दिस, और ये बाकी इधर के होंगे, इनका तो कुछ फ्लक्स रोल होगा नहीं, जो बाहर ऊपर की तरफ गए,
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 0. 0 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं यहाँ पे पढ़ने बाद लेट अस डिस्कस द गॉस थ्योरम। लिखिएगा गॉस लॉ। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, डेरिवेशन जरूरत भी नहीं है। गॉस लॉ, गॉस लॉ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर यू दिस चैप्टर। इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। आर यू रेडी? पता है क्या होता है इसको? समझ में आ रहा है किसी को पता? फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले गॉस लॉ को समझने के लिए याद रखिए कि हमने कोई भी क्लोज सर्फेस लिया, क्लोज सर्फेस। गॉस लॉ अप्लाई करने की पहली कंडीशन क्या है? कोई भी क्लोज सर्फेस ले लिया। अब मान लेते हैं इस क्लोज सरफेस पे तो चार्जेस कुछ Q1 है, Q2 है और Q3 है, ठीक है। यस सर। अच्छा अब ये बताए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? Q1 भी कर रहा होगा, Q2 Q2 भी। भी कर रहा होगा और Q3 भी कर रहा होगा, Q3 भी कर रहा Yes, होगा। sir. अच्छा अब आपसे अगर मैं पूछूं कि क्लोज सरफेस आपने लिया, क्लोज सरफेस है और बाहर एक चार्ज रख दिया, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा क्या? क्योंकि जितने फील्ड Zero लाइंस जाएगा। एंटर होंगे उतने ही फील्ड लाइंस क्या होंगे? बाहर जा रहे होंगे। बाहर भी Yes, sir. होंगे. ओके Yes, फाइन, sir. बिकॉज जितने फील्ड लाइंस इन हो रहे हैं उतने ही उतने फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं? out आउट हो- हो रहे हैं। सो Yes, टोटल sir. फ्लक्स, इसका मतलब अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, इस क्लोज सरफेस पे, तो क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर वाले चार्ज का 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्योंकि जितने, अच्छा लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा? अंदर वाले चार्ज की वजह से। अंदर बस वाला यही बात है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन Yes, आपको बाद में कराएंगे। क्या बोलता है? द टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस will be equal to total inside charge upon epsilon naught। बिल्कुल आसान लॉ है, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन हम नहीं करा रहे। और इट सेज द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ होता है। इसमें गॉस लॉ ये कहता है कि जो आउटसाइड चार्जेस होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू क्या होगा बेटा? the Zero। charge inside Yes. is under upon epsilon. हाँ, तो इसका मतलब फ्लक्स किसकी वजह से होगा? टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स दैट विल बी ओनली ड्यू टू द इनसाइड चार्जेस। इट मींस आई Inside कैन the से charge. electric flux of for through electric flux through closed surface of outside charge। लिखिएगा बेटा इसको, of outside charge will be Due zero, will be zero। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड चार्जेस की वजह से क्या होगा? 0। जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? इनसाइड चार्जेस की वजह inside से मिलेगा, charges. ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मैं यहां से आपसे पूछूं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चार्ज की वजह से? इनसाइड चार्ज की वजह से है कि आउटसाइड चार्ज की वजह से? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है? इनसाइड चार्जेस, आउटसाइड चार्जेस, और दोनों चार्जेस? दोनों। ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड आउटसाइड सभी चार्जेस की वजह से होगी। लेकिन आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स जो फ्लक्स 0 हो जाता है, तो जो फ्लक्स बचता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज का होता है। तो फील्ड किसकी वजह से? फील्ड किसकी वजह से? नोट करें अगर हम इसको, नोट कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. जल्दी से सभी लोग जल्दी से इसको नोट करें। तो मैं आपको बता दूं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है दैट इज ड्यू टू द इनसाइड चार्जेस ओनली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनसाइड आउटसाइड दोनों चार्जेस की वजह से होता है। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, एक लाइन में आप इस चीज को लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन वन लाइन बेसिकली व्हाट यू कैन राइट। फ्लक्स जो हो गया ऑफ क्लोज सरफेस, एक लाइन में उसके नीचे लिख लीजिए क्या होगा? किसकी वजह से होता है? ओनली Inside charges. जो उसके अंदर चार्जेस है उसकी वजह से होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? Due to All the all charges. charges. एट एनी पॉइंट किसकी वजह से होगा? All the Due charges. to all charges at any. चार्जेस,
ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन अगर मैं देता हूं, आपने एक क्यूब ले लिया बेटा, क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने क्यूब लिया और उस क्यूब के अंदर एक चार्ज रख दिया Q1 और एक बाहर चार्ज रख दिया Q2। अब आपसे बता, अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 फ्लक्स किसकी वजह से होगा, फ्लक्स Q1 की फ्लक्स वजह ऑफ से। क्यूब, फ्लक्स क्या लिखूंगा, टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज Q इन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूं क्या? Yes. देखो बेटा सभी लोग समझे, दिस इज फॉर गॉस लॉ कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट बिकॉज़ Q इन की वजह से। अच्छा अगर मैं बात करूं फील्ड की, फील्ड एट सरफेस, Q1 फील्ड and किसकी वजह होगा, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2। Q2। अच्छा अगर मैं Q1 की पोजीशन चेंज कर दूं, इफ पोजीशन ऑफ Q1 इज चेंज, मतलब उसको सेंटर से उठा के कहीं और रख दिया, पोजीशन ऑफ Q1 चेंज, अगर मैं Q1 की पोजीशन चेंज कर दूं तो क्या क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड सब चेंज होगा, फ्लक्स दोनों। ही चेंज, सब फ्लक्स ही चेंज होगा सिर्फ। ओके व्हाट विल चेंज, फ्लक्स चेंज। पोजीशन चेंज करने का मतलब है कि अंदर ही रखे, बस उसको थोड़ा सा यहां से उठा के यहां रख दिया, मतलब मैंने तो सेम ही होगा चार्ज जो अंदर। सेम ही होगा तब तो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अगर मैं Q1 की पोजीशन को चेंज कर दूं तो टोटल फ्लक्स जो होगा 5, फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं 5 तो अब भी क्या रहेगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चेंज, क्योंकि जब पोजीशन चेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एट सरफेस विल चेंज। जो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ जी समझ में आया क्या बेटा? यस सर। पक्का? यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा अब सभी ने सर नोट कर रुको लिया रुको इसको? सर, नहीं सर। तो नोट कर लो। अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं, अगर उसको अंदर ही रखते हैं तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा बिकॉज डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, और डिस्टेंस चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। यस सर। ओके इज दिस डन? नहीं सर यस रुको, सर। हो गया। सर प्लीज एक मिनट। अच्छा यस सर। अच्छा मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि फॉर एग्जांपल आपने ये सरफेस लिया और एक सरफेस ये लिया और एक सरफेस ये लिया, 3 क्लोज सरफेस है। कैसे सरफेस है बेटा, क्लोज सरफेस। और यहाँ पे आपने लिख दिया Q1, यहाँ Q2 और Q3, इसका नाम दे दिया सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। अगर हम बात करें व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, तो क्या आंसर लिखेंगे आप, फ्लक्स सरफेस 1 का फ्लक्स तो Q1 एग्जैक्टली, क्योंकि सरफेस 1 के अंदर सिर्फ Q1 है तो Q1 एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस 2 का फ्लक्स निकालेंगे तो Q1 plus Q2 upon Q1 epsilon। प्लस Q2, क्योंकि दोनों सरफेस 2 के अंदर है तो इट विल बी Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, साइन के साथ रखिए। अच्छा और अगर मैं सरफेस 3 का फ्लक्स निकालूं तो Q1 plus Q2 plus Q1 Q3 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली, वेरी अपॉन epsilon naught। अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दें कि एक रेडियस r, एक सेंटर पे यहाँ पे एक चार रख दिया Q और 2 स्फीयर्स हमने ले लिए, 2 स्फीयर, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस कितना है 2r, किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, स्फीयर 1 का स्फीयर 2 का, किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, स्पेयर 2। which will have more flux किसका होगा, स्फीयर 1 का या स्फीयर 2 का, स्फीयर 1 का। स्फीयर 1 का। ओके ठीक है। अगर मैं phi1 बात करूं फ्लक्स 1 तो क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और अगर मैं phi2 की बात करूं तो भी तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सेम ही होगा। क्या हो जाएगा, सेम ही होगा सर। दोनों का फ्लक्स क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि किसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, Q1 S1 पे। मोर फील्ड। हाँ अब आप देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बेटा वो पॉइंट चार्ज से KQ बाय R स्क्वायर होता है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना कम क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मोर फील्ड एट S1। सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस ज्यादा कहां पे होगा, सरफेस 1 पे, लेकिन फ्लक्स क्योंकि इनसाइड चार्ज क्यों होता है तो दोनों का इनसाइड चार्ज क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई द टोटल फ्लक्स विल बी सेम। आई बात समझ में क्या?
Yes, sir. तो अगर हम गॉस लॉ बोले तो क्या मैं गॉस लॉ को समराइज करूं तो बोल सकते हैं कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एम आई राइट? Absolutely. एग्जैक्टली. मैं बोल रहा हूँ कि द गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस will be equal to total inside charge divided by epsilon naught. सर मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ. हाँ बिल्कुल बोलिए. नहीं, जो ये वाला सर्कल वाला 2r और r वाला था वो. हाँ बताइए, बोलिए. सर इसको ये नहीं- रिपीट कर दो. देखिए मैंने बोला कि मैंने पूछा आपसे कि फ्लक्स किसका ज्यादा होगा, तो आपने पहले सरफेस 1 का फ्लक्स निकाला, तो आपके पास एक ही चार्ज रखा है सेंटर पे. यू कैन सी ओनली वन चार्ज इज देयर एट द सेंटर यहाँ पे. यस ठीक है, सर. तो क्यू एप्सिलॉन नॉट. और जब सरफेस 2 की बात करें तो सरफेस 2 के अंदर भी तो एक ही चार्ज है, क्यू एट द सेंटर. यस सर. तो फ्लक्स तो सेम आ गया. सर मतलब दोनों का चार्ज सेम ही है ना? हाँ चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज तो सेंटर पे रखा हुआ है. यस सर. एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक दूसरा स्फीयर है बस. लेकिन अगर हमने पूछा किसका फील्ड ज्यादा होगा, तो फील्ड तो भाई के क्यू पर आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. जब फ्लक्स निकालते तो उसमें एरिया, देखिए अगर मैं S1 की बात करूं तो फील्ड ज्यादा है लेकिन एरिया कम है, क्योंकि एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर. और अगर सरफेस 2 की बात करूं तो फील्ड कम है, एरिया ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है. तो कुछ इस तरह से बैलेंस होगा कि फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और कम है, ज्यादा होगा. यस राधिका, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. यस ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकली एक बात समझिएगा. अगर हमने कोई रैंडम क्लोज सरफेस ले लिया बेटा, गॉस लॉ देखा, कोई रैंडम क्लोज सरफेस ले लिया और हमने कहा भाई इसका फ्लक्स बताओ, तो क्लोज सरफेस है तो हम यहाँ पे स्मॉल एरिया लेंगे, क्या बेटा डी है? बोलना जरा. Yes, sir. डी है. अच्छा हम मान लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा. ठीक है, आई बात समझ में? मान लो Yes. यहाँ पे लिया तो यहाँ पे क्या होगा? ये एरिया वेक्टर क्या होगा? डी है. और ये मान लें पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. E. ये एंगल कुछ और होगा. तो टोटल अगर हम बात करें स्मॉल फ्लक्स की बात करेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी लिख Yes, सकते हैं क्या? अच्छा, टोटल के लिए क्या करेंगे बेटा? Integration. इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे होल रिंग और मतलब. टोटल. इंटीग्रेट और होल. total. तो इंटीग्रेट कर दें डी फाई को, तो इसका मतलब Yes. लिख सकता हूं ई डॉट डी. और बेटा यहाँ पे गोला सा सिंबल लगाएंगे. इस गोल सिंबल का मतलब होता है कोई भी चीज जब Closed क्लोज हो. path. एग्जैक्टली, वेरी गुड. Integral. क्लोज इंटीग्रल, वेरी गुड. इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड इंटीग्रल. जब कोई लाइन क्लोज होती है या कोई सरफेस क्लोज होता है तो उसको क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं. ठीक सर है, वैसे हाँ, एक क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है ये फाई मतलब क्लोज्ड पाथ लगाना. बिल्कुल. अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो गॉस लॉ का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है. surfaces के लिए. गॉस लॉ ओनली फॉर क्लोज सरफेस. एक बात लिख लीजिए. आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, अरे इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ है. गॉस लॉ सर मेन से ये इस पे डिपेंड है ये. बिल्कुल क्लोज पे, क्योंकि आपने देखा ना कि जब कोई पॉइंट क्लोज है तो आउटसाइड चार्ज का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स बराबर होगा. अगर वो क्लोज सरफेस नहीं होगा तो फिर बराबर कैसे होगा? कैंसिल कैसे होगा? गॉस लॉ ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस. देखिए Yes. फ्लक्स तो किसी का निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप किसी भी सरफेस का निकाल सकते हैं, चाहे वो क्लोज हो चाहे नॉन क्लोज हो. लेकिन गॉस लॉ जो होता है ओनली फॉर क्लोज सरफेस के लिए होता है. ठीक है, अच्छा तो मुझे मिल जाएगा टोटल फ्लक्स जो होगा 5 लिख दीजिए. और इसको क्या मैं क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं क्या? ये होता है मैथमेटिकल, तो इसका मतलब दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ. टोटल फ्लक्स विल बी ऑफ एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन. समझ में आया बेटा? दे दो. हाँ जी, सर यस सर. Yes, sir. ओके ठीक है. चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ. मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक. Yes, sir. अच्छा अब देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके पास. फॉर एग्जांपल एक हमने लिया सिलेंडर और उस सिलेंडर का मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं. टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज सिलेंडर देखना है, तो हेडिंग डालिएगा टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर. और ये डायग्राम बना लीजिए आप. 0. ठीक है, अब देखिए जीरो कैसे होगा आप देखते जरा. फॉर एग्जांपल ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए इसमें दो केस देखेंगे बेटा, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द एक्सिस है. पहला केस लिखिएगा. पहला केस है, व्हाट इज द फर्स्ट केस? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
अच्छा, फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती। यूनिफॉर्म फील्ड अलोंग एक्सिस, तो आपने ये उठाया सिलेंडर और ये रहा बेटा उसका एक्सिस, और यहां से आपने इंसर्ट करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर हम एक सिलेंडर को देखें, इफ आई एम गोइंग टू सी अ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर पे कितने सरफेसेस होते हैं बेटा? 3 सरफेस। एक तो इधर से दिख गया, ये क्या है, सर्कल है। इधर से Yes. देखेंगे, इधर से देखें तो सर्कल दिख रहा है। Circle. अच्छा, हेमिस इधर से देखेंगे हेमिस्फीयर, अरे हेमिस्फीयर नहीं, सर्कल अच्छा, दिखेगा नहीं, ना, चिमटा हाँ जी, दिखेगा। और ये क्या है, कर्व सरफेस। ठीक है, इस तरह हो गया क्या? यस सर। ये रहा सिलेंडर, लेट मी मेक अ सिलेंडर, ये सिलेंडर रहा। ओके, और इसका एक्सिस है ये बेटा, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस मतलब जो लाइन इसके एक्सिस से पास हो। अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक, अगर हम ये बात करें, देखिए अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं बेटा, तो ये रहा इसका, ये रहा एरिया वेक्टर हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। Perpendicular. Yes. ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? थीटा थीटा एंगल 90 90 डिग्री। फ्लक्स क्या होगा? 0। 0। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हो गया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई है, व्हाट इज थीटा? 90. 90 हो गया। Yes, sir. प्लस क्या होगा? यस सर। Zero. प्लस क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह मैं किसी भी पॉइंट की बात करूंगा, क्या हर पॉइंट पे जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे थीटा 90 आएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं इसको तीन सरफेसेस में डिवाइड कर दूं, सरफेस 1 इधर का, सरफेस 2, सरफेस 3, तो अगर मैं सरफेस 1 को देखूं बेटा, तो सरफेस 1 का एक डिस्क है, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया इधर, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, थीटा 0 होगा क्या? सॉरी, एरिया वेक्टर हम बाहर की तरफ मानते हैं, एरिया वेक्टर भी टेक जनरली भी टेक आउटसाइड। एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के बाहर की तरफ, थीटा 180 डिग्री होगा। अच्छा, सरफेस 2 अगर देखें हम बेटा, सरफेस 2 इधर वाला डिस्क, इस शेप वाला, तो एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, थीटा क्या होगा बेटा? 0 डिग्री। 0 बोलिए। डिग्री। अच्छा, और Yes. अगर कर्व सरफेस वाला देखूं मैं, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे थीटा 90 हो रहा है क्या? यस सर। कहीं भी देखूंगा थीटा 90 होगा क्या? यस सर। एट एनी पॉइंट थीटा विल बी 90 यस सर। ऑन कर्व सरफेस। आप लिख लीजिए, ऑन कर्व सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री Yes, sir. एट एवरी पॉइंट। अच्छा, थीटा 90 तो cos 90 क्या हो गया बेटा? Zero. 0। तो फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। Yes, sir. तो आई कैन से कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 आ गया क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब जो कर्व वाला सरफेस है, ये पेन का सरफेस का, ये फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ओके बेटा। यस सर। अच्छा, Yes, और sir. यहाँ इसको मैं अंदर वाले को इसको फाई इन मान लूं, So light चली गई. हेलो सर। जैसे मैं ऑडिबल? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? फाई आउट मान सकता हूँ, Yes, मान sir. सकते हैं। अच्छा, अब देखिए cos 180 कितना होता है बेटा? -1, -1. और cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया, 0. +1। तो क्या मैं यहां से ये मान सकता हूँ कि cos फाई इन और फाई आउट बराबर होंगे? Yes, sir. अच्छा, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। यस सर। एरिया देखो, तो आप यहां से देखो तो फाई इन जो हो गया वो -e हो गया, और जो फाई आउट है वो +e हो गया। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इसका क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या दोनों फ्लक्स बराबर है क्या, इनसाइड और आउटसाइड? यस। सब बराबर तो है, पर एक लेकिन नेगेटिव। साइन, हाँ, लेकिन एक साइन है। इसका मतलब अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं बेटा, तो सरफेस 1 का, सरफेस 2 का और सरफेस 3 का, सरफेस 3 वाला तो ऑलरेडी 0 हो गया, सरफेस 3 वाला तो ऑलरेडी 0 है, और ये दोनों क्या है?
कैंसिल कर जाएंगे कैंसिल, यस तो सर। टोटल फ्लक्स क्या मिल गया? क्यू मिल गया? 3, यस सर। 0 मिल गया। ओके वेरी गुड। अच्छा, तो आपने देखा कि अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर 0 आ गया। कितने लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया कि टोटल फ्लक्स Yes, जो होगा वो sir. 0 होगा? यस प्लीज टेल मी, एक बार सभी लोग बता दे एक्टिवली कि कितने लोगों को ये समझ में आया कि देखिए 3 सरफेस है, द टोटल फ्लक्स विल बी 0। ओके प्लीज जल्दी एक बार बता दे कितने लोग हैं जो समझ गए इस चीज को कि कर्व सरफेस का 0 हो गया 90 डिग्री की वजह से और इनसाइड वाला आउटसाइड के बराबर होगा, सो द टोटल फ्लक्स विल बी 0, कैंसिल आउट हो गया। ओके 5 6 7 8 7 8 वेरी गुड। अच्छा बेटा ठीक है, इसको नोट करिए और नोट करते हुए मुझे एक जवाब दे दीजिए, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो क्या फ्लक्स 0 होता? No, No, sir. sir. not अच्छा, आप पहले ये बताओ अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो कौन कौन सा फ्लक्स 0 होता? phi1 0 होता, phi2 0 होता, phi3 0 होता, कौन सा 0 होता? phi3 तो 0 हो जाता बेटा क्योंकि Yes, थीटा तो 90, क्योंकि थीटा तो 90। Yes, sir. yes, sir. अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होने की वजह से phi3 जो कर्व सरफेस वाला है वो तो 0 हो जाता क्योंकि थीटा 90 था। लेकिन phi1 phi in और phi out बराबर ना होते। Yes, Q in Q out के बराबर नहीं एग्जैक्टली वेरी गुड। क्यू इन phi in phi out बराबर ना होते तो वो कैंसिल। अच्छा, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक मान लो -10 है दूसरा +20 है, कैंसिल आउट नहीं होंगे। चलिए जल्दी से आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज अलोंग द एक्सिस। यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही थी, अगला वाला लिखता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, जल्दी नोट करिए और इसका आंसर दीजिए। तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया? 0 आ गया। हाँ जी आ गया। Yes, sir. अब आप हेडिंग डालिएगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अलोंग द एक्सिस। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का डायग्राम सेम बनाइए आप जल्दी से, ये ऊपर वाला डायग्राम बनाइए और वहां पे आप क्या करेंगे, बस E1 और E2 लिख देंगे। इसको कॉपी कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब आप हेडिंग डालो, दूसरा केस बनाइए क्या, पुट डाउन द सेकंड केस एज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब आप जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड करेंगे बेटा तो यहां तो थीटा 90 डिग्री हो गया, इसको मान लिया मैंने सरफेस 1, इसको सरफेस 2, इसको सरफेस 3, तो इसको मान लो E1 और इसको मान लो क्या E2। यहां पे आप जब इन करोगे इसको E1 मान लो, इसको मान लो E2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा गलत, इसको हटा दीजिए। ओके, तो जब आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे इसमें तो phi1 सरफेस 1 का, सरफेस 2 का, सरफेस 3 का, आप मुझे जल्दी से बताइए कौन कौन सा फ्लक्स 0 हो जाएगा? which फ्लक्स विल बी 0? कौन कौन सा फ्लक्स 0 होगा? So 5-1. phi1 कैसे 0 होगा? phi1 कैसे 0 हो जाएगा भैया? Sir, phi2. phi2 कैसे 0 होगा? सर 5-3 0 होगा। phi3 0 होगा ना, क्योंकि आप जो ये phi3 ये वाला ना कर्व सरफेस वाला, सरफेस 3 कर्व को माना ना, जो ये कर्व वाला सरफेस था, इस वाले सरफेस को आपने, ये जो कर्व है इसको आपने phi3 माना है, तो इसका फ्लक्स 0 ना, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन रहा था। हाँ जी Yes, यस sir. ठीक है। तो Sir, आप जो, हाँ अब लेकिन इसमें जो phi1 होंगे वो phi2 होगा, वो बराबर नहीं होगा, दे विल नॉट बी इक्वल अपोजिट। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. say तो repeat करने. phi3 तो 0 हो जाएगा क्योंकि सरफेस 3 है, किसी भी पॉइंट पे हम एंगल लेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 90 degree. Yes, sir. थीटा तो 90 हो जाएगा। Yes, sir. तो मेरे पास जो फ्लक्स हो गया cos 90 0 होता है, बिकॉज फ्लक्स क्या होता है, ये cos थीटा, cos 90 तो 0 हो गया, तो phi3 तो 0 हो गया। लेकिन जब मैं phi1 निकालूंगा तो मेरे पास एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है अंदर की तरफ, तो phi1 मेरे पास जो होगा वो होगा, phi1 जो होगा वो माइनस E1 इंटू ए होगा, और जब phi2 निकालूंगा तो ये होगा एरिया वेक्टर और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर।
phi2 जो होगा वो प्लस E2 इंटू ए होगा। अब यूनिफॉर्म फील्ड में बेटा E1 E2 बराबर थे तो कैंसिल करके, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये क्या करेंगे, phi1 phi2 नॉट कैंसिल, कैंसिल को नहीं करेंगे, इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा, टोटल फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि कैंसिल, यूनिफॉर्म फील्ड में कैंसिल कर गए थे, नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर ये 5 प्लस 5 होगा। हाँ 5 प्लस 5 होगा वॉट एवर इट इज, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। यस तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ये केस हमने देखा, इसकी बुनियाद पर हम और बहुत सारी चीजों को करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब आते हैं गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन पे, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये फिगर में कह रहा है फ्लक्स पहले फिगर का क्या जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि जितना इन है उतना ही आउट है क्या, यस सर। जितने फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं उतने ही फील्ड लाइंस क्या हो गया, आउट हो गए, आउटसाइड। इसमें भी क्या हो रहा है, जितने फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं उतने उतने फील्ड लाइंस आउट हो रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो। ठीक है, चलो अब आप जो है देखो इन चारों फिगर में देखो टोटल फ्लक्स क्या होगा, आप चार्ज जो कहीं भी देखो, क्यू देखो क्या फिगर में क्वेश्चन सही, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर रखो, कहीं भी रखिए टोटल फ्लक्स क्या होगा। अच्छा ये देखिए बॉडी इनक्लोज्ड लिख रहा है, क्लोज्ड बॉडी लिख रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। व्हाटएवर द शेप कुछ भी हो, चाहे वो रैंडम शेप हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबाइड हो चाहे क्यूब हो, चाहे वो क्यूबाइड हो, सिलेंडर, कुछ भी हो, टोटल फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए जल्दी से, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ मैं पानी पी लेता हूँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, थैंक यू। आप जब तक पढ़िए मैं पानी पीता हूँ, थैंक यू। सर आराम से पी लो पानी, की बात नहीं। हाँ आप जो है, थैंक यू। कह रहे दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, शेल मतलब समझते होंगे हॉलो स्फीयर, जिसके अंदर Q है और Q रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। 1:3। 1:3, एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि Yes, आप जब दिखाएंगे phi1 निकालेंगे फ्लक्स 1, तो Q अंदर उसके बाद Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, और Yes, जब sir. आप phi2 निकालेंगे तो उसके अंदर दो चार्ज है, 2Q प्लस Q, Q plus, yes, sir. 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ phi1 विद phi2, तो ये 1/3 आ जाएगा क्या, यस सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब कह रहा हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर 1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस। आपको पता होगा जब आप मीडियम डाल देते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो जो परमिटिविटी E है यस चेंज हो हो जाता जाती है क्या, एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। है। यस सर। परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। K E naught. तो आपका Yes. जो फॉर्मूला है जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है वो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन, Q अपॉन और एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हैं, K E एप्सिलॉन एक्सेल। R इनटू एप्सिलॉन नॉट। इट मींस आपका जो होगा phi जो जाएगा phi1 वो phi नॉट बाय एप्सिलॉन R बन जाएगा। यस ठीक सर। है, जैसे आप फोर्स को लिखते हैं F इज इक्वल टू F नॉट बाय Q लिखते हैं। अगर आप मीडियम भरने से, मीडियम को डालने से फोर्स जो होता था 1/K टाइम्स, या फिर F नॉट बाय एप्सिलॉन R, अगर लेक्चर याद होगा आपको, तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी से वो डिवाइड, मींस आप बोल सकते हैं कि उसकी जो फ्लक्स है दैट विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन R, रिलेटिव डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों Yes, प्रॉब्लम yes. हो गए होंगे, आगे बढ़े क्या। जी सर। Notes करते हैं. ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम ये देखिए जरा जल्दी से, इसका आंसर बताइए। रीड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। चारों पार्ट के आंसर दीजिए। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? शुभम का आंसर आ रहा है, ओके ठीक है, देखते हैं और किसी का आंसर क्या आ रहा है। कह रहा है Q1 Q2 लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड ए क्लोज सरफेसेस। एक क्लोज सरफेस है, कुछ भी सरफेस के स्फीयर, कुछ सॉरी सरफेस का शेप कुछ भी चूज कर लीजिए। Q1 अंदर है और Q2 बाहर है, और कह रहा है लेट E बी द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस, और E जो है फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान यहाँ पे, और फाई जो है फ्लक्स ओवर एस है, टोटल फ्लक्स फाई है मेरे पास। अब कह रहा है क्या क्या गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है Q1 चेंजेस बोथ E एंड फाई विल चेंज। सही बोल रहा है क्या ये? इज दिस करेक्ट? यस क्योंकि जब आप देखें Q1 इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज चेंज करेंगे तो फाई जो होगा, फाई क्या होगा बेटा? फाई जो होगा फ्लक्स होगा, दैट विल बी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सिर्फ Q1, क्योंकि फ्लक्स जो होता है दैट इज ड्यू टू ओनली इनसाइड चार्ज। और जो फाई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो Q1 और Q2 दोनों की वजह से मिलेगा। एम आई राइट? यस सर यस सर। अच्छा, तो अब आप देख लो बेटा, जब आप Q1 चेंज करो तो E भी चेंज होगा, फाई भी चेंज होगा, बिल्कुल सही। तो यानी ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। यस अब कह रहा है Q2 चेंजेस E विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही। Q2 जब बाहर वाला चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स तो अंदर की वजह से होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब कह रहा है Q1 इज इक्वल टू 0 और Q2 नॉट 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0, फाई 0, बिल्कुल सही। जब Q1 0 कर दोगे तो फाई 1 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा क्योंकि बाहर एक चार्ज है। तो सी वाला भी सही हो गया। अब आपके पास कह रहा है Q1 नॉट इक्वल टू 0 और Q2 0, मतलब अंदर चार्ज 0 नहीं है और बाहर वाला चार्ज 0 है। तो कह रहा है देन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट फाई नॉट 0। देखो फाई तो 0 नहीं होगा, ये वाली बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर वाले की वजह से एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, डी करेक्ट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है? डी, लेकिन ऑप्शन वो सही है। यस सर ठीक है, ध्यान से, ओके। और ए बी सी जो है ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको सही नहीं गलत बताना है। ठीक है बेटा? ओके चलिए, अब आपके पास में कुछ आप हेडिंग डालिएगा, फ्लक्स ड्यू टू सम कॉमन फेसेस। आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू कॉमन फेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कॉमन फेसेस। कुछ कॉमन फेसेस जो आप बार बार देखते रहेंगे, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, इस तरह की चीजें, कॉमन फेसेस। हेडिंग डाल लिया क्या आपने? फ्लक्स ड्यू टू कॉमन फेसेस, कॉमन सॉरी फेसेस के बजाय बल्कि आप सरफेस लिखिए, क्योंकि हम गॉस लॉ में सरफेस की बात करते हैं, क्लोज सरफेस, कॉमन सरफेसेस। फाइन? यस सर। अब देखो बेटा, मान लो मैंने एक पहला केस लेता हूं, मैंने क्लोज स्फीयर लिया, उस क्लोज स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रख दिया, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इसका, स्फीयर का? क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसको दो हिस्सों में अगर मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को Q1 मान लिया, एक को Q2 मान लिया, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्या मैं फाई 1 और फाई 2 को बराबर मान सकता हूँ? यस सर। इसका मतलब एक पार्ट के पास, हेमिस्फीयर के पास टोटल का आधा मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब फाई 2 जो होगा वो टोटल का आधा हो जाएगा, और टोटल क्या था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। इट मींस अगर आप एक, लेकिन अगर मैं सेंटर के अलावा कहीं और रख दूं, फॉर एग्जांपल मैं सेंटर के अलावा इसको यहां रख दूं, तो फिर Q बाय 2 ना कैसे हो जाएगा? तब दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर मैं, देखो एक बात समझो, अगर हमने ये कर दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमने स्फीयर लिया और चार्ज को सेंटर के बजाय यहां रख दिया, और ये रहा मेरे पास हेमिस्फीयर, तो टोटल फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा। यस। लेकिन अब फाई 1 और फाई 2 बराबर नहीं होंगे। वो बराबर इसलिए हो रहे थे क्योंकि सेंटर पे रखा था, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पहुंचेगा उतना ही लेफ्ट में पहुंचेगा। बिल्कुल सिमेट्रिक था ना? यस सर। तो यहाँ पे इस बात को समझिएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, एक सिलेंडर लिया, उसके बीच में चार्ज रख दिया, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा,
तो टोटल बढ़ जाएगा क्या? यस सर। ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्यूब लिया, क्यूब के फेस पे यहाँ पे सेंटर पे आपने एक चार्ज रख दिया। तो अगर हम बात करें यार, ये देखो ये तो इनक्लोज तो है नहीं, तो आपने इमेजिन कर लिया दूसरा सरफेस। ठीक है, तो टोटल इसको मान लेते हैं यहां से 5(1), यहां से 5(2). तो अगर हम एक सरफेस की बात करें तो टोटल फ्लक्स क्या Q/2ε0 हो जाएगा? बोलिए। यस सर। ठीक है, आप जल्दी से इन तीनों चारों फिगर को कॉपी करिए, और जब कॉपी हो जाए तो मुझे जल्दी बताइए। जल्दी एक रफ स्केच से आप इसको कॉपी करिए। कॉपी दीज फिगर्स। Okay, ma'am, I have already made you co-host. डन सर। अच्छा, आप देखिए इसी तरह कुछ और कॉमन पेचेस है उसी तरह। ओके, वेलकम मैम। एक फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या किया, अब क्यूब के कॉर्नर पे आपने देखिए आपने क्यूब के कॉर्नर पे यहाँ पे चाय रख दिया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक क्यूब ये है, तो आपने अगर आप 8 मोर क्यूब्स रख दें, 8 मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या ये वाला चार्ज उन सारे क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा? बोलो भाई। यस सर। तो अब मैं इस पूरे बड़े वाले क्यूब का टोटल फ्लक्स क्या होगा? Q/0। ठीक है, और अब क्योंकि ये सेंटर पे रखा है तो आई कैन ऑल्सो से दैट इसमें 8 फेसेस है, 8 क्यूब है, तो 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), 6, 7, 8। क्या 8 क्यूब का फ्लक्स बराबर होगा? बोलिए। विल इट बी सेम? क्योंकि आपने क्यूब के कॉर्नर पे रखा तो आपने इमेजिन कर लिया कि 8 नए क्यूब से जो चारों तरफ रखे गए, तो टोटल फ्लक्स तो होगा Q/0, लेकिन एक से कितना होगा? तो क्या एक क्यूब से 8 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा? इट विल बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यस सर। इसका मतलब अगर चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब है तो ये क्या होगा? चार्ज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो अगर क्यूब के कॉर्नर पे होगा तो फ्लक्स क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, यस सर। आपको बेसिकली ऐसा कोई सरफेस बनाना है जिससे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। आपको एक ऐसा सरफेस बनाना है जिससे इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाए? वो डिवाइड हो जाए। फाइन सर उतने टाइम से डिक्रीज होगा एक। हाँ, उतने टाइम से। अब मान लो क्यूब के उसके एज के मिड पे दे दिया, कह रहा है कि मिड ऑफ द एज। ये क्या है? अगला पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ एज। एज का मतलब होता है साइड। अब कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द एज पे रख दे, तो अब आप इमेजिन करेंगे 4 क्यूब्स और 4 क्यूब जब इमेजिन करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा बेटा? Q/0। और कितने क्यूब है? 4 क्यूब है, तो टोटल फ्लक्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर Q/4ε0 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये नीचे वाला डायग्राम भी समझ में आएगा कि कैसे Q/4ε0। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखिए बेटा एक बात, अब इसको मैं सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया क्या? ये डायग्राम एक रफ डायग्राम, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बस एक जल्दी जल्दी एक रफ डायग्राम बना लीजिए सो दैट इट कैन बी क्लियर टू यू। 5(1), 5(2), 5(3) और 5(4) सब बराबर होंगे। ओके, यस सर। ठीक है। अब आप देखिए, आपने ये देखा कि अगर आपने क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आ रहा है? व्हाट इज दैट? अगर आपने इफ यू हैव प्लेस्ड अ चार्ज एट अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, अगर आपने एक चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ पे, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब? Q/8ε0। 8ε0। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस,
तो देखिए बेटा 3 फेसेस तो एडजेसेंट है ना, तो 3 फेसेस जो एडजेसेंट है, अभी आपने देखा था कि अगर आप एक पेज लेके पेज के कॉर्नर पे अगर आप चार्ज रख दें, सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस। अगर आपने पेज पे कॉर्नर पे रख दिया, 1 मिनट जस्ट, अगर आपने पेज के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, सो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया था, 0 था क्या? बोलो भाई, 0 था ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह बेटा देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो 3 फेसेस जो उससे सटे हुए हैं, 3 फेसेस, द 3 फेसेस व्हिच आर एडजेसेंट, तो एक फेस तो ये जिसको मैं ब्लू लाइंस, एक ऊपर वाला, एक बगल वाला और एक ये वाला, क्या ये तीनों फेसेस इस चार्ज के कॉर्नर पे आ रहे हैं? देखिए मेरी बात समझिएगा, ओके, लेट मी शो यू। आप इसको देख रहे हैं, आर यू एबल टू सी दिस? यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे, तो ये वाला फेस, इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा ये लेता हूँ, लेट मी टेक दिस। यहाँ पे चार्ज है कॉर्नर पे, सभी को दिख रहा है क्या? एवरीवन एबल टू सी दिस? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब आपका ये जो ऊपर वाला फेस है, इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. इसका भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, इस वाले का, Yes, sir. और इस वाले फ्लक्स का भी 0 हो जाएगा, इसका भी। Yes. तो 3 फेसेस, इसका और इसका और इसका, फ्लक्स क्या होगा? 0। तो बचेगा किसका? नीचे वाले का, सामने वाले का, और किधर, और किसका बचेगा? 1 2 और इधर वाले का। 3 फेसेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, और 3 का बचा रहेगा। ओके, ठीक। तो आई कैन से, इसमें अगर क्या होगा, यू कैन राइट फ्लक्स ऑफ 3, लास्ट लाइन लिख रहा हूं, उसके बाद आई विल लीव द क्लास। 3 एडजेसेंट फेसेस, 3 एडजेसेंट फेसेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा क्या? बोलो भाई, समझ में आया? एक ऊपर वाले का जो तीनों सटे हुए हैं, बिकॉज चार्ज होगा उस फेस के कॉर्नर पे आ गया, चार्ज जो होगा वो फेस के क्या आ गया? कॉर्नर पे। और जो सामने वाले फेसेस है, सामने वाले, फ्लक्स ऑफ 3 अपोजिट फेसेस विल बी इक्वल। 3 जो अपोजिट फेसेस, सामने वाले फेसेस, उनका फ्लक्स इक्वल होगा क्या? विल बी इक्वल। 3 फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? इक्वल होगा, और 3 फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अब देखो टोटल फ्लक्स कितना था बेटा? Q/8ε0। तो इसको 3 से डिवाइड कर दे क्या? Yes, तो फ्लक्स sir. ऑफ 1 अपोजिट फेस कितना हो जाएगा? इट विल बी टोटल फ्लक्स का 3 हिस्सा, Yes, 3 sir. पार्ट्स, और एक का कितना था? टोटल फ्लक्स कितना था? Q/3 into 8ε0। सो क्या ये Q/24ε0 हो जाएगा? 24 एप्सिलॉन। यस सर। Q/24ε0। स्लाइड 3। ठीक है, चलिए क्लास भी ओवर हो गई, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। आपने इसको, हैव यू नोटेड दिस डाउन? Yes, sir. सभी ने नोट कर लिया इसको? तो अगर आपने कॉर्नर पे रखा चार्ज, तो फ्लक्स, टोटल क्यूब का फ्लक्स Q/8ε0, 3 एडजेसेंट फेसेस जो सटे हुए फेसेस, उनका फ्लक्स 0, और जो 3 सामने वाले फेसेस होंगे, अपोजिट फेसेस, उनका फ्लक्स इक्वल होगा। तो टोटल को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, दैट विल गिव यू Q/24ε0। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसको, मैं कल आपसे मिलूंगा, तो कल मैं गॉस लॉ को, जो बाकी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, वो भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।